हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो कैसे आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस पे आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानगार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। चलते इसके बारे में जानते हैं। इसका विशेषता क्या था? इसका विशेषता, यह प्राचीन विश्व के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक है। क्या है? प्रसिद्ध सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक है। इसका उपयोग कौन करता है? धार्मिक या विशेष अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता था। क्या किस लिए किया जाता था? इसका उपयोग धार्मिक या विशेष अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता था। इसका बनावट कैसा था? जल्दी इसके बारे में जानते। इसका बनावट कैसा था? इनके चारों ईंटों से चिनाई की गई थी। क्या की गई थी? इसका चारों ओर ईंटों से चुनाई की गई थी। क्या की गई थी? चुनाई की गई थी। मतलब जैसे चारों तरफ से दीवार नहीं खड़ा कर देते हैं अपना सब में, तो वैसे ही चिनाई की गई थी। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर का लेप किया गया था। किसका लेप किया गया था? पानी को रोकने के लिए तो डामर का लेप किया गया था। डामर का लेप किया गया था। स्नानागार, ये स्नानागार कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है? स्थान मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बौद्ध संगीति कौन सा? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में और कहाँ किया गया था? कौन सा? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में और कहाँ किया गया था? कालाशोक, वैशाली, कनिष्क, कश्मीर, अज्ञातशत्रु, राजगिरी, अशोक, पाटलिपुत्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में और कहाँ किया गया था? तो अज्ञातशत्रु राजगिरी। कहाँ? अज्ञातशत्रु राजगिरी के शासनकाल में किया गया था। चलते इसके बारे में जानते हैं। समय क्या था? पहले इसके समय के बारे में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण निधन के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। शासक व उपाध्यक्ष, वहाँ का शासक और उपाध्यक्ष कौन था? इसके बारे में जानते हैं। शासक और उपाध्यक्ष कौन था? मगध साम्राज्य अज्ञातशत्रु हर्यक वंश के संरक्षण में और महाकाश्य की अध्यक्षता में यह सभा हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? मगध सम्राट अज्ञातशत्रु और हर्यक वंश के संरक्षण में और महाकाश्य की अध्यक्षता में यह सभा हुआ था। किसके शासनकाल में? अज्ञातशत्रु हर्षवर्धन के संरक्षण और महाकाश्य की अध्यक्षता में यह सभा हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? इसी संगीति में बौद्ध के उपदेशों
को सूत टीपक और विनय टीपक नामक ग्रंथों में संकलित किया गया था? सूत टीपक और विनय टीपक नाम के ग्रंथों, कौन सा ग्रंथों में संकलित किया गया था? किस गुप्त शासक को इतिहासकार बी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है? किस गुप्त शासक को इतिहासकार बी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदन गुप्त। किस गुप्त शासक को इतिहासकार के बी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था? किसको कहा गया था भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को। चलते इसके बारे में जानते हैं। उपाधि का कारण क्या है इसका? उपाधि का कारण, समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा और उत्तर भारत, आर्यावर्त व दक्षिण भारत दक्षिणापथ में कई राज्यों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। क्या किया था समुद्रगुप्त ने? किसने? समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, उत्तर भारत, आर्यावर्त और दक्षिण भारत दक्षिणापथ के कई राज्यों में जीतकर अपना क्या किया था? साम्राज्य का विस्तार किया था। पर्यायपरस्ती जानते? पर्यायपरस्ती इनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखी पर्यायपरस्ती इलाहाबाद स्तंभ लेख से इनकी विजय की विस्तृत जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? पर्यायपरस्ती। किसमें? पर्यायपरस्ती इनके दरबारी कवि किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा। किनके द्वारा? हरिसेन द्वारा पर्यायपरस्ती इलाहाबाद स्तंभ लेख। कौन सा? इलाहाबाद स्तंभ लेख से इनके विजय द्वारा विस्तृत जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? इसके विजय द्वारा विस्तृत जानकारी मिलती है। सिक्के, कौन सा सिक्के था तो उस टाइम? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? बीना बजाते हुए दिखाया गया, जो उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? क्या अपनाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लौह एवं रक्त, आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? तो गयासुद्दीन बलबन। किसने? तो गयासुद्दीन बलबन ने। चलते इसके बारे में जानते हैं। नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का अर्थ क्या होता है? विद्रोह, लुटेरों और विरोधों को पूरी तरह विद्रोही, लुटेरों और विरोधियों को पूरी तरह क्रूरता से दबाने तथा तलवार के बल पर शासन चलाने की कठोर सैन्य नीति। क्या था? विद्रोही, लुटेरों, अपराधों को पूरी तरह से क्रूरता से दबाने, तलवार के बल से शासक चलाने की कठोर सैन्य नीति। कौन सा? सैन्य नीति। अन्य सुधार क्या था इसमें? इसमें अन्य सुधार, बलबन ने दरबार में ईरानी प्रथाओं जैसी सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। क्या? सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। और पावोस सुल्तान के पैर चूमना। क्या? पावोस का मतलब होता है सुल्तान का पैर चूमना की शुरुआत की। किसकी? इसकी शुरुआत सिजदा और पावोस की शुरुआत की किसने की थी? तो बलबन के दरबार में ईरानी प्रथा जैसे सिजदा और पावोस की शुरुआत की थी।
चल्हानी का अंत, इसके बारे में जानते हैं। चल्हानी का अंत, चल्हानी कौन था, इसका अंत कैसे हुआ? उसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 अमीर, कितने 40 अमीर सरदारों के गुट तुर्कान ए चल्हानी को पूरी तरह समाप्त कर दिया। किसको? इसने क्या किया था? इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 अमीर सरदारों गुट तुर्कान ए चल्हानी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट अकबर द्वारा दीन ए इलाही दोतियत ए इलामी नामक एक नए धार्मिक मार्ग की शुरुआत किस वर्ष की? मुगल सम्राट अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक एक नए धार्मिक मार्ग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1582 ईस्वी, 1601 ईस्वी। कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी। कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी। चलते इसके बारे में जानते हैं। विचारधारा क्या था इसका विचारधारा क्या था? यह कोई अलग धर्म नहीं था। क्या था? यह कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि के अच्छे विचारों का एक निचोड़ था। क्या था? इसमें सभी धर्म था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि के सबसे विचारों के एक अच्छे निचोड़ था। क्या था? एक निचोड़ था जो आपसी भाईचारों पर आधारित था। क्या था? आपसी भाईचारों पर आधारित था। एकमात्र हिंदू सदस्य, इसके बारे में जानते हैं। एकमात्र हिंदू सदस्य अकबर के दरबारी और उनके परम मित्र बीरबल इस मार्ग को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। कौन थे? अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में उनके परम मित्र। उनके परम मित्र कौन? बीरबल। कौन? बीरबल। इस मार्ग को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। कौन थे? एकमात्र हिंदू थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? कृष्णदेव राय और अच्युत राय। हरिहर और बुक्का। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। राजराजा और राजेंद्र चोल। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का। किसने की थी? हरिहर और बुक्का की थी। किसने? हरिहर और बुक्का। चलते इसके बारे में जानते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहाँ हुआ था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। संगम कब? तो संगम वंश के तहत। किस वंश के तहत? संगम वंश के तहत हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने किया था। कौन किया था? हरिहर प्रथम और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने इस समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी थी। किसकी? समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी थी। इसका प्रेरणा क्या था? उन्हें अपने गुरु विधारनाय के आशीर्वाद और प्रेरणा से साम्राज्य को स्थापित किया था। किसके? उसके गुरु विधारनाय के आशीर्वाद और उनके प्रेरणा से इस साम्राज्य को स्थापित किया था। मॉडर्न भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड
कर्जन, लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलते इसके बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण बदलाव। क्या बदलाव हुआ है? 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, कब? 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ। किसका? ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ। प्रथम वायसराय। क्या? प्रथम वायसराय लॉर्ड डैनिंग को ही 1858 के अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय बनाया गया। प्रथम वायसराय किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को ही 1858 के अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। किसको बनाया गया था प्रथम वायसराय भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग को। कब बनाया था? तो 1858 में। कब? 1858 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुर अधिवेशन 1938। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। कौन सा? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलते इसके बारे में जानते हैं। अध्यक्षता। पहले इसके अध्यक्षता के बारे में जानते हैं। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तिरंगा फहराना। क्या? तिरंगा फहराना 31 दिसंबर। कब? 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर। कब? 31 दिसंबर 1929 को। कब? तो आधी रात को। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। स्वतंत्रता दिवस घोषणा। क्या? स्वतंत्रता दिवस घोषणा। इस अधिवेशन में तय किया गया कि हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी याद में आज हम 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किस अधिवेशन में हुआ था? इस अधिवेशन में तय किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। क्या? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? खेड़ा 1918, चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, बरदौली 1928। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद अपना पहला सफलता सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में 1917 में। कहाँ? चंपारण में 1917 में। चलते इसके बारे में जानते हैं। मुद्दा क्या था सत्याग्रह करने का? कुछ उद्देश्य होगा ना, तो उसी का मुद्दा क्या था? बिहार के चंपारण में ब्रिटिश नील
बागान, क्या, बिहार के चंपारण में ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसान पर जबरन तीन कटिया प्रणाली, क्या, तीन कटिया प्रणाली, जैसे जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना थोपी गई थी। क्या की गई थी? थोपी गई थी, जबरन उससे नील की खेती करवाई जा रही थी। निमंत्रण, जानते हैं इसके निमंत्रण के बारे में? क्या निमंत्रण? स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल, कौन सा? राजकुमार शुक्ल, उसका आसपास का जो नेता था उसका नाम राजकुमार शुक्ल था। के बुलावे पर गांधी जी चंपारण पहुँचे थे। किसके बुलावे पे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? तो चंपारण पहुँचे थे। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम देखते हैं। परिणाम क्या हुआ? तो गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाया गया। कितना? 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई? तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। चलते इसके बारे में जानते हैं। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण क्या था? पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में, कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ पर जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। किसके आदेश पर? जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिनमें सैकड़ों मासूम मारे गए थे। टैगोर का कदम, किसका? टैगोर का कदम। इस अमानवीय कृत्य के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि लौटाते हुए कहा कि ब्रिटिश सम्मान अब हमारे धर्म के ब्रिटिश सम्मान और हमारे शर्म के संदर्भ में हमारे गले का हार बन गया है। क्या? इस मानवीय कृत्य के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि, क्या, सर या नाइटहुड की उपाधि लौटाते हुए कहा कि ब्रिटिश सम्मान और हमारे शर्म के संदर्भ में हमारे गले का हार बन गया है। आज का क्लास कैसा लगा? ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ से जुड़ के क्लास का PDF नोट्स, जितना भी क्लास होता है हर एक क्लास का PDF नोट्स यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। यूनिक GK GS क्लासेज या सर्च बार में जाके सर्च करेंगे यूनिक GK GS क्लासेज, तो वहाँ पे भी आएगा, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको नोट्स, PDF, कब क्लास है, हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा, हर एक क्लास का। तो आप सब ज्वाइन हो जाइएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।